नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 1952 की एक ऐसी क्लासिक फिल्म की जिसका नाम था जाल। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने हिंदी सिनेमा में हीरो की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, क्या हो अगर कहानी का जो हीरो है असल में वही विलेन निकले। मतलब जिस किरदार को हम पसंद कर रहे हैं वो नायक है ही नहीं, बल्कि एक चालाक खलनायक है। बिल्कुल यही सवाल जाल ने उस वक्त दर्शकों के सामने रखा था। और यहीं से जन्म होता है एंटी हीरो का। एंटी हीरो यानी वो किरदार जो है तो कहानी का हीरो, पर उसमें हीरो वाली कोई बात नहीं। वो सही और गलत के बीच की एक धुंधली सी लाइन पर चलता है। और जाल हमारे सिनेमा की पहली कुछ फिल्मों में से थी जिसने इतने दमदार तरीके से एक एंटी हीरो को कहानी का सेंटर पॉइंट बनाया। तो चलिए अब सीधे फिल्म की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो गोवा की खूबसूरती में बसी है, पर उतनी ही रहस्यमयी भी है। तो फिल्म है जाल, साल 1952, और इसे डायरेक्ट किया था लेजेंडरी गुरु दत्त ने। फिल्म में देव आनंद बने हैं टोनी और गीता बाली बनी है मारिया। कहानी सेट है गोवा के एक छोटे से शांत से दिखने वाले ईसाई मछुआरों के गांव में, पर इस शांति के पीछे एक गहरा राज छिपा है। और बस यहीं से धोखे का वो जाल बुनना शुरू होता है जिसके बारे में फिल्म है। कहानी की शुरुआत होती है टोनी फर्नांडिस के आने से, एक बहुत ही चार्मिंग हैंडसम अजनबी जो अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत ले। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। टोनी असल में गोल्ड स्मगलर है जो अपना छिपाया हुआ सोना वापस लेने के लिए इस गांव में आया है। इस कहानी का दिल है टोनी और मारिया का रिश्ता, जहां एक तरफ टोनी है जो मारिया को अपने प्लान में बस एक मुहर्रे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ है मारिया जो उसे अपना दिल दे बैठती है। मारिया जो अपने नेत्रहीन भाई के साथ एक सीधी सादी जिंदगी जीती है, उसे टोनी के इरादों की भनक तक नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव में लीसा नाम की एक औरत आती है। वो टोनी की पुरानी साथी है और वो मारिया को साफ साफ चेतावनी देती है कि टोनी एक धोखेबाज और जालिम इंसान है। इस चेतावनी के साथ ही कहानी में खतरे और सस्पेंस का मीटर और बढ़ जाता है। तो आखिर टोनी का पूरा प्लान था क्या? प्यार, झूठ और सोने के इस खेल में दांव पर क्या क्या लगा था? टोनी का प्लान दिखने में बड़ा सिंपल था, पर था बहुत शातिर। स्टेप 1, गांव के सीधे साधे मछुआरों का भरोसा जीतना। स्टेप 2, मासूम मारिया को अपने प्यार के जाल में फंसाना ताकि वो एक शील्ड की तरह काम आए। स्टेप 3, पास में ही छिपाया हुआ सोना निकालना। और फाइनल स्टेप, मारिया की ही नाव लेकर हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाना। यही था उसका जाल। फिल्म में रहस्य और गहरा हो जाता है जब एक जिप्सी फॉर्चून टेलर मारिया का हाथ देखकर उसे एक अजनबी के साये और खून के धब्बों के बारे में वार्निंग देती है। मतलब यह साफ इशारा था कि मारिया की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और अब हम पहुंचते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां टोनी का सामना उसके अपने ही गुनाहों से होता है। तो सीन कुछ ऐसा है। क्लाइमैक्स में टोनी अपने साथियों के साथ सोना लेकर नाव पर भागने ही वाला है, लेकिन मारिया, जिसे अब सच्चाई को कुछ कुछ अंदाजा हो चुका है, वो भी वहां पहुंच जाती है। अब टोनी के लालची साथी देखते हैं कि मारिया उनके रास्ते का रोड़ा बन सकती है, तो वो उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। और ठीक इसी पल मारिया टोनी से भिड़ जाती है। वो उसे उसके धोखे के लिए कन्फ्रंट करती है। उसकी बातें टोनी के दिल में किसी तीर की तरह लगती हैं और शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब टोनी के सामने एक बहुत बड़ा चुनाव था। एक तरफ था वो सोना और अपराध की दुनिया जिसके लिए उसने ये सब किया, और दूसरी तरफ थी मारिया की जान। उसे चुनना था। और यहीं पे कहानी का एंटी हीरो हीरो बन जाता है। टोनी सोने को ठोकर मारकर मारिया को अपने साथियों से बचाता है, और इतना ही नहीं, वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, अपने हर गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार। तो इस कहानी का हिंदी सिनेमा पर क्या असर हुआ, इसकी लेगेसी क्या रही, चलिए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन जाल 1952 में इंडिया की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। जी हां, तीसरी। इससे ये साफ था कि ऑडियंस ने इस नए तरह की कहानी को, इस ग्रे किरदार को हाथों हाथ लिया था। इस फिल्म ने सही मायनों में बॉलीवुड में एंटी हीरो के लिए दरवाजे खोल दिए। इसने देव आनंद को एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर स्थापित किया जो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि ऐसे कॉम्प्लेक्स रोल्स भी कर सकता था। और हां, गुरुदत्त का डायरेक्शन और एस.डी. बर्मन का म्यूजिक, खासकर गाना ये रात ये चांदनी फिर कहां, आज भी आइकॉनिक हैं।
तो आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। टोनी ने अंत में सही काम किया, बिल्कुल किया, पर क्या एक अच्छा काम किसी इंसान के सारे पिछले गुनाहों को धो सकता है? प्रायश्चित का असली मतलब आखिर है क्या? ये वो सवाल है जो जाल आज इतने सालों बाद भी हम सबसे पूछती है।